हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 निर्देशांक भूमिति का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 देखने जा रहे हैं। उसमें हम प्रश्न 14वां देख रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 13 तक के सवाल आप लोगों ने फेयर में कर लिया होगा। इसको जरूर प्रैक्टिस करते रहना। ये सारे सवाल बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न जो है किताब में शाब्दिक सवाल दिया गया है, वाक्य के रूप में लिखा गया है। तो अब जानते हैं कि अगर सवाल को सरल करना है तो उसकी आकृति बनानी बहुत जरूरी है। कभी कभी इस आकृतियों पर आधा नंबर भी दिया जाता है। तो हम जो ये सवाल करेंगे, भले ही वहाँ कथन के रूप में लिखा है, इसका डायग्राम बनाएंगे। कथन यह दिया है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु DEF लेकर उसके निर्देशांक दिए गए हैं और केंद्रों ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC मान लेते हैं, उसका A निर्देशांक x1 y1 मान लेते हैं, B निर्देशांक x2 y2 मान लेते हैं, C निर्देशांक x3 y3 मान लेते हैं। क्योंकि जब हमने त्रिभुज लिया है तो उसके तीनों शीर्ष बिंदु भी होंगे। अब हमें दिया है इन भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का मार्किंग सर्वांक्षण का चिन्ह लगाकर करना है। यहाँ सिंगल लाइन से किया गया, यहाँ डबल लाइन से, यहाँ क्रॉस से किया गया है। डी का निर्देशांक -7 6 दिया है, वो लिख दिया। ई का निर्देशांक 8 5 लिख दिया। एफ का निर्देशांक 2 ऋण 2 लिख दिया। यहाँ पर x4 y4 चिन्ह कर दिया, x5 y5 इधर, और f का x6 y6। और जो चीज़ हमें निकालना है जी केंद्र यहाँ बीच में आता है, उसको XY करके मार्किंग कर दिया। मार्किंग करने से ये आसान हो जाता है हल करना। तो हमें भले ही क्वेश्चन केंद्रों पूछा है, लेकिन हम केंद्रों का सूत्र पहले नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें x1 x2 x3 जो शीर्ष बिंदु के निर्देशांक है वो नहीं दिए हैं। तो इसलिए नहीं कि अक्सर सवालों में ऐसा होता है कि जो पूछा जाता है उसी का सूत्र हम लिखते हैं। तो ये हम अभी फिलहाल नहीं लिख सकते, लेकिन हमें दिया क्या है, माध्य बिंदु दिया है। तो हम माध्य बिंदु का सूत्र का उपयोग करके सवाल शुरू कर सकते हैं और आगे x1 x2 x3 आने का चांसेस बहुत है, जिसका उपयोग करके हम केंद्रों का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं। मध्य बिंदु सूत्र लगाना, इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, बस हल करते जाना है। तो आप लोग भी मेरे साथ हल कीजिए। सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि बिंदु डी रेख BC का मध्य बिंदु है। दत्त, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम क्या निकालेंगे, निर्देशांक। दो पॉइंट हम निकाल सकते हैं। नंबर 3, यहाँ पे सूत्र हम लिखते हैं x4 किसका है, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक उसको माना है x4 का सूत्र क्या बनेगा, x2 + x3 बटे 2। और इस तरफ हम मान लेते हैं y4 का मान एक साथ हम लिखते हैं y2 + y3 बटे 2, कॉमा लगाते हैं। और अब हम ये मान रखते हैं x4 -7 है, बराबर -7 का, और फिर x2 + x3 नहीं दिया है तो बटे 2 कर देते हैं और फिर चीज़ें गुणा कर देते हैं। तो -14 बराबर x2 + x3 आ गया। यहाँ भी हल कर लेते हैं। यहाँ y4 कितना दिया है, 6 दिया है, और यहाँ देखो 2 छूट गया है, 2 हम लिख देते हैं y2 + y3 बटे 2, और यहाँ पे y2 + y3 बटे 2 तिरिये गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 बराबर y2 + y3। अब ये जो समीकरण आ रहा है हमारा एक चरांक वाला समीकरण, वो हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए इसको अब नंबर डाल के लिख देते हैं। नंबर 3 पर हो गया x2 + x3 बराबर -14, और नंबर 4 पे हम लिख लेते हैं, इसलिए y2 + y3 बराबर है 12। ठीक है। अब इसी तरह से हम अगला मध्य बिंदु लेकर उसके भी समीकरण बनाते हैं। इसी तरह से हमें बनाना है। तो नंबर 5 पर हम अगला मध्य बिंदु किसको लेंगे, बिंदु ई। बिंदु ई जो है रेख AC का मध्य बिंदु है। हम एक साथ करते हैं तो दोनों एक साथ हो जाता है, और नहीं तो क्या होता है कि अलग अलग करने में बहुत लेंथी भी दिखाई देता है, 2-3 पेज भर जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है। अब इसका निर्देशांक क्या है,
मध्य बिंदु सूत्र से यहाँ लिख देते हैं मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से x5 बराबर है हमारा x1 प्लस x3 बटे 2, y5 बराबर है y1 प्लस y3 बटे 2। x5 कितना है 8, 8 बराबर x1 प्लस x3 बटे 2। y5 का जगह पे क्या रखेंगे 5, y1 प्लस y3 बटे 2। फिर 8 दूनी 16, फिर ये गुणा हो गया 16 बराबर x1 प्लस x3, 5 दूनी 10, फिर ये गुणा कर दिया y1 प्लस y3। देख रहे हैं इस लाइन में हमें दो समीकरण मिला, तो इसलिए हम करके इसको नंबर डाल देते हैं 6 पर, इसलिए x1 प्लस x3 बराबर 16 और 7 पर है, इसलिए y1 प्लस y3 बराबर 10। अब एक और मध्य बिंदु बच गया है, तो मध्य बिंदु की बात जानकारी लिखते हैं कि बिंदु F रेख AB का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो F का निर्देशांक हमने क्या माना है x6, x6 हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y6 हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। और x6 का मान कितना ले हम, x6 हमारा कितना है 2 है, x1 प्लस x2 बटे 2, और y6 कितना है -2 है, y1 प्लस y2 बटे 2। 2 दूनी 4, 4 बराबर x1 प्लस x2 कॉमा -4, यहाँ 2 दूनी 4 और माइनस लगा है y1 प्लस y2 9, इसलिए x1 प्लस x2 बराबर है 4, y1 प्लस y2 बराबर है -4। तो हमारे ये सारे समीकरण आ चुके हैं। आगे हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि संगत पक्षों को जोड़ते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास है x2 प्लस x3 बराबर ऋण 14, x1 प्लस x3 बराबर 16 और x1 प्लस x2 बराबर 4। मतलब नंबर 3, 6 और 9 के संगत पक्षों को जोड़कर देखते हैं कि क्या समीकरण यहाँ पर आता है। तो नंबर 11 पर हम एक तरफ सारे समीकरण का जो x वाला समीकरण है उसके बायां पक्ष लिखेंगे, x2 प्लस x3 नंबर 3 से लिख लिया। फिर नंबर 6 से x1 प्लस x3, फिर नंबर 9 से x1 प्लस x2 बराबर होगा नंबर क्या है एक तरफ ऋण 14 धन 16 और यहाँ पे 9 पे है धन 4। इसका कारण हम लिखेंगे 3 धन 6 धन 9 के संगत पक्षों को हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर नंबर 12 पर लिखते हैं अभी x1 x2 हमारे कितने हैं 2x2 है, 2x1 है, 2x3 है, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 और यहाँ पर हो जाएगा हम 14 में से 4 घटा दो तो ऋण 10 आएगा और 16 में से 10 घटा दो तो 6 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया 6। 2 से भाग देंगे तो इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 3 कारण लिखेंगे 12 में 2 से भाग देने पर 12 जो समीकरण नंबर है उसमें हमने 2 से भाग दिया है। 14वां हम उसी तरह से y1 के साथ भी करेंगे, संगत पक्षों को जोड़ेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो y2 प्लस y3 प्लस
y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y2 प्लस y3 में 12 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पे ऋण 4 है। 12 धन 10 ऋण 4, कारण होगा इसके संगत पक्ष है 4 समीकरण, 7 समीकरण और 10 समीकरण। 4 धन 7 धन 10 के संगत पक्षों को हमने जोड़ा है। तो नंबर 15 पे आएगा 2y1 प्लस 2y2, यहाँ चेक कर लेंगे तो 2 है, 2y3 बराबर होगा 10 में से 4 यहाँ घटा दो तो 6, 12 और 6 18। तो यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे, तो इसलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 2 9 18, 9 आ गया। कारण लिखेंगे 15 में 2 से भाग देने पर। अब हम निकालेंगे g का केंद्रों का निर्देशांक। तो g का निर्देशांक हम लिखने जाते हैं 17वें पर। g केंद्र का निर्देशांक केंद्र सूत्र से, यहाँ क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, कौन सा निर्देशांक निकाल रहे हैं, x निर्देशांक बटे 3, और यहाँ पे लिखते हैं y निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। हमने सूत्र लिख दिया तो x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर उसका कुछ मान यहाँ दिया गया है कि ये 13 का उपयोग कर रहे हैं। 13 का ये उत्तर नहीं है, इसका उपयोग यहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ से ला रहे हैं तो ये रख दिया 3 बटे 3, तो x बराबर आ गया 1। उसी तरह से यहाँ हम करते हैं y बराबर y1 प्लस y2 y3, यहाँ निकाला है हमने, कितना निकाला है 9 बटे 3, 3 एक कम, यहाँ पे काट देंगे तो 3 3 का 9, तो y बराबर आ गया 3। तो अर्थात केंद्रों का निर्देशांक क्या आया, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक, इसलिए g x y बराबर है 1 3, या हम नीचे लिख सकते हैं शब्दों में केंद्रों का निर्देशांक बराबर है 1 3। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सवाल हो गया, बहुत ही आसान था। मध्य बिंदु के सूत्र से हमने शुरू किया, फिर समीकरण को संगत पक्षों को जोड़ते गए तो एक रेखीय समीकरण मिला और उसको हमने केंद्र लगाया है सूत्र, ऐसा नहीं कि हमने केंद्र सूत्र नहीं लगाया है, लेकिन उसको हमने अंतिम भाग में लगाया है तो सवाल आसान हो गया क्योंकि मध्य बिंदु से उसका उत्तर मिल चुका था। भले ही इसमें x1 x2 x3 नहीं दिया है, फिर भी ये सवाल ने ऐसा ट्विस्ट लिया कि हमें x1 धन x2 धन x3 का मान मिल गया जो हमने केंद्र के सूत्र में रख दिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 14 हो गया जो बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ये होमवर्क दिया जा रहा है 15वां और 17वां, इसको भी फेयर नोटबुक में कर लेना है क्योंकि उस क्वेश्चन 16 और 17 के बाद वाले सवाल मैं बोर्ड पर समझाऊंगी, तो आपको ये 15 और 17 होमवर्क के रूप में कर लेना है। बहुत ही आसान है, आप आसानी से हल कर सकते हो। थैंक यू।